द्वितीय वर्ष लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का मैं डॉक्टर संजय सिन्हा स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ेंगे सरकार के अंग। इसमें पहला टॉपिक होगा व्यवस्थापिका। इसके बाद हम कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने राज्य के विभिन्न प्रकार के बारे में जाना, हस्तक्षेपवादी राज्य के बारे में जाना और हमने उसके पश्चात लोक कल्याणकारी राज्य और प्रशासकीय राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। और इससे पूर्व हमने प्रशासकीय संस्थाओं के बारे में, उसकी महत्व, उसकी भूमिका के बारे में, विशेषकर एक समाजवादी लोकतांत्रिक समाज में उनकी क्या भूमिका होती है, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हमने पढ़ा है। तो आज हम सरकार के अंग व्यवस्थापिका के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम हम सरकार किसे कहते हैं इसको जानें। और सरकार जानने से पूर्व प्रोफेसर गार्नर ने राज्य की जो परिभाषा दी थी, या यूँ समझें कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व बताए थे, उसको जान लें। तो गार्नर ने 4 तत्वों को रेखांकित किया कि जिसे हम राज्य कहते हैं उसमें 4 आवश्यक तत्व होते हैं। एक तो निश्चित भूभाग, यानी जब हम कहते हैं कि भारत एक राज्य है तो भारत का क्या है, एक निश्चित भूभाग है, इसकी सुपरिभाषित सुनिश्चित बाउंड्रीज़ हैं, सीमा रेखाएं हैं और उसमें निवास करने वाली एक स्थायी जनसंख्या है और इसकी अपनी एक सरकार है, निर्वाचित सरकार, और यह भारत जो है एक संप्रभु राज्य है। तो 4 दो तत्व हैं किसी राज्य का जो निर्माण करते हैं। वो कौन कौन से 4 तत्व हैं? पहला है निश्चित भूभाग, दूसरा उसमें स्थायी रूप से निवास करने वाली जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। इन 4 तत्वों में से अगर कोई भी एक तत्व नहीं हो तो वह एक राज्य की उसे संज्ञा देना संभव नहीं हो पाएगा, उसको राज्य हम नहीं कह सकते। अब जैसा आपने देखा कि राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में एक अनिवार्य तत्व क्या है? सरकार। तो सरकार जो है वो क्या होती है? सरकार होती है वह जो निर्णय लेती है, निर्णयों को क्रियान्वित करती है और उसके जो फैसले होते हैं वो फैसले अंतिम फैसले होते हैं, यानी उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। और यही जो है, इसी को हम दूसरे अर्थों में इस प्रकार की जो शक्ति होती है सरकार की, फैसले लेने की और फैसलों को लागू करने की, और इसका कोई विरोध न करे, न आंतरिक दृष्टि से न बाह्य दृष्टि से, यानी देश के बाहर जो भी सत्ता है या दूसरे अन्य देश हैं वो हमारे फैसलों में हस्तक्षेप न करें और हम अपने देश में हमारे जो नागरिक हैं वे भी हमारे फैसलों का विरोध न करें। अगर आपके पास ऐसी शक्ति है तो हम उसको कहेंगे संप्रभु शक्ति। तो सरकार जो है वो राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि राज्य में 4 आवश्यक तत्व होते हैं, जैसा मैंने बताया, एक निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। तो राज्य की जो संप्रभु शक्ति होती है उसका अर्थ होता है कि राज्य जो है अपने फैसले लेने में सक्षम है, स्वायत्त है, वह सक्षम है, अपने निर्णय ले सकता है, निर्णयों को लागू कर सकता है और किसी प्रकार का कोई अगर विरोध होगा तो उस विरोध का वह सामना कर सकता है, चाहे वो विरोध आंतरिक हो चाहे वह बाह्य हो। अगर वह अपने विरोधों का अच्छे तरीके से सामना कर लेता है, वह जो फैसले लेता है उसको आसानी से, या कह लीजिए कि वह अपने फैसलों को लागू कर पाने में सक्षम है, तो हम कहेंगे कि यह संप्रभु शक्ति है। और चूँकि यह कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है, इसलिए सरकार ही वह अंग है राज्य का जो राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करता है। तो अब ये देखिए कि जो राज्य की जो संप्रभुता है वो मूर्त अथवा कार्यात्मक रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। यानी राज्य की संप्रभु जो शक्तियाँ हैं उसका अर्थ ये हुआ कि राज्य जो फैसले लेता है वो आखिरकार राज्य के नाम पर फैसले कौन लेता है? तो ये लेता है सरकार, लेती है फैसले। तो सरकार ही जो है राज्य का कार्यात्मक पक्ष हो गया, राज्य का मूर्त रूप हो गया। राज्य अपने आप में एक अमूर्त सी अवधारणा है कि भारत एक राज्य है, लेकिन अब वो राज्य है क्या? जैसा मैंने कहा, इन 4 आवश्यक तत्वों का सहयोग है। तो सरकार जो है
वो वास्तव में उस राज्य का क्या है, क्रियात्मक पक्ष है, यानी आप कह सकते हैं एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, एक्शन पार्ट ऑफ द स्टेट। और ये जो सरकार होती है यही राज्य की इच्छा को निर्धारित भी करती है, उसको व्यक्त भी करती है और क्रियान्वित भी करती है। तो अब देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। सरकार अपने आप में कोई एक व्यक्ति या एक संस्था नहीं होती है, वो आप कह सकते हैं कि वे सभी संस्थाएं जो किसी न किसी रूप में राज्य के संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती हैं वो सरकार का अंग कहलाती है। लेकिन ब्रॉडली इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, व्यापक तौर पे 3 जो है रूप में सरकार को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा कार्यपालिका। तो व्यवस्थापिका जो है वो सरकार का वह अंग है जो कानून बनाती है, विधि का निर्माण करती है, और कार्यपालिका सरकार का वह अंग है, वह पार्ट है जो सरकार द्वारा यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करती है, और न्यायपालिका जो है वह सरकार का वह अंग है जो संविधान की रक्षा करती है, संविधान की व्याख्या करती है, और उसका मूल उद्देश्य है संविधान की व्याख्या करके न्याय की स्थापना करना। अब यहाँ न्याय से तात्पर्य है कि जो संविधान में वर्णित जो विधि है, कानून है, उस अनुसार ही शासन व्यवस्थाएं संचालित की जानी चाहिए। उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं कि राज्य की क्या शक्तियाँ होंगी, राज्य की कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, उनके क्या कार्य होंगे, नागरिकों को क्या अधिकार होंगे, उसी स्कीम के अनुसार सारी व्यवस्था चले, वह सुनिश्चित करना ही न्याय है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करके और न्याय की स्थापना करती है। ये तीनों जो संस्थाएं हैं सरकार की, ये पृथक पृथक संस्थाएं हैं और तीनों मिलकर सरकार का निर्माण करती है। मैंने कहा था सरकार वह है जो राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है, और संप्रभु का मतलब होता है अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन, और उस डिसीजन को न केवल लेने की आप में क्षमता है बल्कि उसको लागू करने की भी क्षमता है। तो अपने अपने मामलों में, यानी विधि निर्माण के मामलों में, विधि को लागू करने के मामलों में और विधि की व्याख्या करने के मामलों में, ये तीनों अंग सर्वोपरि हैं, और इसीलिए ये तीनों सरकार के अंग बन जाते हैं। और इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम सरकार की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है सरकार की ये तीनों अंग सम्मिलित रूप में इनको हम सरकार कहेंगे। अब चूँकि हमारा शीर्षक व्यवस्थापिका है, आज हम व्यवस्थापिका पढ़ने जा रहे हैं, तो व्यवस्थापिका के बारे में हम विस्तार से जानें। व्यवस्थापिका क्या है? तो हम कहेंगे व्यवस्थापिका सरकार का वह अंग है जो जनता की इच्छा को कानून में परिवर्तित करता है तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। लोकतंत्र में यह जनप्रतिनिधियों की संस्था होती है। ये सामान्यतः बहुल संस्था से तात्पर्य क्या है कि कोई एक व्यक्ति जनप्रतिनिधि नहीं होता, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों की यह एक सभा है। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका, भारत में व्यवस्थापिका का जो नाम है उसको हम संसद कहते हैं। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। तो आप ये अगले एक चार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि अलग अलग देशों में जो व्यवस्थापिका है जिसका मूल काम है विधि का निर्माण करना, उसके नाम क्या है। भारत में इसे हम संसद कहते हैं। व्यवस्थापिका मूलतः 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एक सदनीय और दूसरा होती है द्विसदनीय। तो एक जो सदनात्मक है, इसका मतलब ऐसी व्यवस्थापिका जहाँ पर केवल एक ही सदन है और वहीं जनप्रतिनिधियों की सभा है, जबकि द्विसदन में हम 2 सदन देखते हैं। जैसे भारत जो है वो वहाँ पर यहाँ पर द्विसदनात्मक संसद है, यानी एक जो है लोकसभा है और दूसरी राज्यसभा, दोनों को मिलाकर हम संसद कहते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा चूँकि 2 सदन है, इसलिए भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो विश्व के सभी जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर या तो एक सदनात्मक या फिर द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था आपको दिखाई देगी, संसदीय व्यवस्था दिखाई देगी, या यूँ कह लें एक सदनीय या द्विसदनीय व्यवस्थापिका दिखाई देगी। तो अब इनमें कुछ सदनों में प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा वो चुने जाते हैं जो प्रतिनिधि होते हैं, और कुछ जो सदन होते हैं उसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन या मनोनयन की विधि भी अपनाई जाती है। तो भारत को आप लें उदाहरण के स्वरूप, तो भारत में जो लोकसभा है उसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो है प्रतिनिधि होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? भारत में इसे निम्न सदन कहते हैं। जनता द्वारा चुने हुए
जो जनप्रतिनिधि होती है उनकी सभा कहलाती है। जबकि राज्यसभा जो होती है उसके जो सदस्य होते हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते और बल्कि उनका चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से और मनोनयन दोनों तरीके से होता है। तो आपको जैसे ज्ञात होगा कि भारत में 250 सदस्य हैं राज्यसभा के, तो उसमें जो 238 है वो तो जनता द्वारा जो चुने जाते हैं सदस्य अपने अपने राज्यों में विधानसभा जो चुने जाते हैं। तो इसको ऐसे समझ लें कि प्रत्येक राज्य या संघ शासित प्रदेश अपने जनप्रतिनिधियों की राज्य स्तर पर क्या करती है, एक सदन का निर्माण करती है जिसे विधानसभा कहते हैं। तो वो जो है राज्य स्तर पर वहाँ की संसद जो है भारत की उसको हम विधानसभा कहते हैं। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो फिर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। तो ये जो प्रक्रिया हुई इसको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष निर्वाचन, यानी जनता ने किसको चुना, जनता ने विधानसभा के सदस्यों को चुना, एमएलए को चुना, और एमएलए जो है यानी राज्य की विधानसभा है वो एक निश्चित आवंटित संख्या में फिर सांसदों को, राज्यसभा के सांसदों को चुनती है। तो हमने चुना विधानसभा के सदस्यों को, विधानसभा फिर राज्यसभा के सदस्यों को चुन रही। तो इस प्रकार ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। मनोनयन, जैसा मैंने कहा 238 जो है सदस्य राज्यसभा के वो राज्य के विधानसभाओं और संघ शासित प्रदेशों के जो वहाँ की विधानसभाएं हैं वहाँ से ये चुनकर आते हैं, और बाकी जो 12 सदस्य होते हैं उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये और विस्तार से हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। तो ये स्लाइड देखिए, इस स्लाइड में आप पाएंगे कि अलग अलग देशों की जो व्यवस्थापिका है उसकी क्या नाम है और वो एक सदनीय है या द्विसदनीय। तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए। अब बहुत सारे देश हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर उसको क्या बोलते हैं, तो पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड, ये तो वहाँ की व्यवस्थापिका का नाम हो गया। अब ये क्या है, एक सदनात्मक है या द्विसदनात्मक, तो इससे आप कहेंगे यह द्विसदनात्मक है। उसी तरह फ्रांस में इसको फ्रेंच पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ के व्यवस्थापिका को, और वह भी द्विसदनात्मक है। इसी तरह से आप और बहुत सारे देश हैं, इसको आप ध्यान से देख लें। इसमें आप यूनाइटेड स्टेट्स को ले लें, वहाँ की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम है कांग्रेस, और यह भी द्विसदनात्मक है। तो इस तरह की बातें आप देख लीजिएगा। आगे हम देखें, प्रश्न ये उठता है कि कुछ देशों में जैसा हमने देखा एक सदनात्मक है और कुछ देशों में द्विसदनात्मक। तो एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका होती है वो उसके क्या गुण दोष होते हैं, यानी क्या आधार है या कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से एक सदनात्मक कुछ देशों में है, उनकी क्या मान्यता है, उन्होंने 2 सदन क्यों नहीं खड़े किए, और भारत सरीखे जैसे देशों में 2 सदन की क्या आवश्यकता है। तो एक सदन और 2 सदन के पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें हैं। तो हम बहुत ही संक्षेप में जानें कि एक सदन के होने के जो लाभ है ना, वह द्विसदन के नुकसान है, और द्विसदन के जो लाभ हैं वो एक सदन के नुकसान है। तो ये वैसे वर्षा इस तरह से आप देखिए कि प्रथम के जो गुण हैं द्वितीय के दोष बन जाते हैं। तो आप देखिए सामान्यतः निर्वाचित होने से लोकतंत्र का वास्तविक प्रतिनिधि है ना कहाँ होता है, तो वह निम्न सदन है, जैसे भारत में लोकसभा है। ठीक है, तो ये क्या है, निर्वाचित लोगों का ये निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा है। अगर हम एक सदन की बात करें तो एक सदन जो है वो सामान्यतः निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। तो यही तो लोकतंत्र का आधार बना। तो आपको दूसरे सदन की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए। जब आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों की सभा की बात कर रहे हैं, तो निम्न सदन जो है वह वही अपने आप में पर्याप्त है, क्योंकि उसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। तो हम एक सदन के गुण की बात कर रहे हैं कि यह निर्वाचित होता है और वास्तविक लोकतंत्र का प्रतिनिधि होता है। दूसरा, चूँकि एक ही सदन है तो मितव्ययी होगा, और जो भी फैसले लेने एक सदन को ही लेने हैं तो शीघ्रता से वो निर्णय भी ले सकते हैं। लेकिन द्विसदन के एक सदन के कुछ दोष भी हो जाते हैं। वो क्या दोष हो जाते हैं, एक सदन है जल्दीबाजी, मान लीजिए किसी एक पार्टी को एक सदन में बहुमत है, लोकसभा में बहुमत है, वो जो फैसला कर लिया तो उस फैसले को अब और कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। उसने जल्दीबाजी में कोई फैसले कर लिए तो
उसको जो है दोबारा बैठकर उस पर विचार करने का, या अगर 2 सदन होता तो दूसरे सदन को भेज दिया जाता, उस पर विचार करते। हो सकता है पहले सदन ने जल्दीबाजी में कोई फैसला कर लिया, या गुटबाजी करके उन्होंने कोई फैसला कर लिया, या किसी एक दल का वहाँ बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है, बहुमत के बल के ऊपर उसने कोई फैसले कर लिए। तो ये जो है लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी फैसले लिए जाए वो सब पक्षों की बात सुनकर ली जानी चाहिए। तो अगर एक सदन है तो एक सदन के फ़ायदे तो हैं कि आप निर्णय जल्दी लेते हैं और शीघ्रता से लेते हैं। एक सदन जो होता है सामान्यतः जनप्रतिनिधियों का सदन होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जनप्रतिनिधियों ने फैसला कर लिया, लेकिन उसमें अंतर्निहित खतरा है कि वहाँ थोड़ी स्वेच्छाचारिता और गुटबाजी और जल्दबाजी या एक पक्षीय दृष्टिकोण का प्रभुत्व हो सकता है। तो इसलिए जब दूसरा सदन होता है तो वो क्या करता है, पहले सदन के द्वारा लिए गए निर्णयों पर पुनर्विचार करता है। उसके कोई भिन्न विचार हो सकते हैं, उसकी भिन्न सोच हो सकती है, वह जो है उस पहले सदन के विचारों से भिन्न मत रख सकता है, और इस तरह से दोनों के बीच एक प्रकार का गतिरोध भी हो सकता है, और गतिरोध को समाधान करने के फिर उपाय भी किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। यानी अगर दूसरा सदन होता है तो पहले सदन की जल्दीबाजी को वो रोक सकता है और उनके द्वारा दिए गए जो गलत निर्णय हैं उसको पुनर्विचार के लिए उनको बाध्य कर सकता है। तो ये अच्छी बात है। लोकतंत्र में जल्दीबाजी का कोई जगह नहीं होना चाहिए, फैसले सोच समझकर और सर्वहित में लिए जाने चाहिए। तो ये दूसरे सदन होने के फ़ायदे हैं। तो ये फ़ायदा जब 2 सदन होगा तभी मिलेगा, अगर एक सदन होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये एक सदन का दोष हो गया। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि एक सदन और 2 सदन के नुकसान क्या है। 2 सदन में नुकसान ये होता है कि एक सदन में सरकार अगर बहुमत में है तो वो क्या करती है, अपने फैसले ले ली। अब जो दूसरे सदन में मान लीजिए उसका बहुमत नहीं है तो फिर उसके जो द्वारा पारित विधेयक है वो वहाँ अटक जाता है और गतिरोध पैदा हो जाता है। फिर जो कार्य जल्दी होने चाहिए वो विलम्ब से होता है। तो ये समस्याएं, यानी आप कह सकते हैं कि सापेक्षिक गुण दोष दोनों व्यवस्थाओं में आप पाएंगे। अब भारत की व्यवस्थापिका के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में जान लें। यद्यपि आपने फर्स्ट ईयर में भारत में लोक प्रशासन में इन सब चीज़ों को पढ़ा होगा, फिर भी मैं आपको ब्रीफ में बताऊं। भारत में 2 सदन है, जैसा मैंने बताया, लोकसभा और राज्यसभा। प्रथम जो सदन होता है वो उसका गठन नागरिकों द्वारा सार्वभौम वयस्क मताधिकार, इसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, के माध्यम से होता है। और जो चुनाव का तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट। तो यानी कि वो जो जीत की रेखा है उसको पहले किसने क्रॉस किया, इसको सीधे सरल अर्थों में कि किस कैंडिडेट को सबसे अधिक मत मिला। अगर उसका जो निकटस्थ प्रतिद्वंदी है उससे 1 वोट भी अगर उसको ज़्यादा मिलता है तो वह विजेता माना जाता है। इसको यूँ समझ लें कि किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अगर 4 लोग खड़े हैं और उनमें से उस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 100 लोग हैं कुल वोट डालने वाले, 100 में से मान लीजिए 30 लोगों ने वोट नहीं डाला, 70 लोगों ने वोट डाला, और 70 लोगों में से मान लीजिए कुछ ने 20, एक कैंडिडेट को 20 मिलता है, किसी को 22 मिलता है, किसी को 23 मिलता है, और चौथे को जो है उसी अनुपात में जो शेष रहा वो मिलता है। तो हम कहेंगे कि जिसको अधिकतम मिला, जैसे कि 23 अधिकतम मिला तो 23 जो है वो विजेता माना जाएगा, 22 विजेता नहीं माना जाएगा और बाकी सभी हारे हुए माने जाएंगे। तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी कि किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से किसी व्यक्ति को जो चुनाव में भागीदार है, भाग ले रहा है, अगर उसको अधिकतम मत मूल्य मिलता है, वोट मिलता है, तो वह विजेता माना जाता है, भले ही वह अंतर जो है 1 वोट का हो। तो ये सिस्टम फर्स्ट पास द पोस्ट कहलाता है। इसी आधार पे राज्यों में विधानसभा के और केंद्र में जो सांसद हैं उनका निर्वाचन किया जाता है। तो आप देखिए जो निम्न सदन है भारत की, जिसे लोकसभा कहा जाता है, इसकी कुल अधिकतम संख्या 552 है और इसमें 530 जो है विभिन्न जो राज्य हैं उन राज्यों के से चुनकर आते हैं, निर्वाचित होते हैं। यानी पूरे देश को विभिन्न संसदीय क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो
अधिकतम संख्या 530 होगी जो राज्यों से चुनकर आएंगे, और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे, और जो 2 सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। लेकिन अभी 2019 में आपने सुना होगा संविधान संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ये जो 2 एंग्लो इंडियन जो समुदाय से सदस्य पहले निर्वाचित किए मनोनीत किए जाने का प्रावधान होता था, तो उसको समाप्त कर दिया गया और उसका आधार ये रखा गया कि एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्य हैं उनकी संख्या भारतवर्ष में बहुत कम है, मात्र 296 हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार उनकी कुल संख्या 296 थी, तो इसलिए 296 के लिए 2 सीट आरक्षित करना उचित नहीं है, ये सोच के हटा दिया गया। तो अब जो भारत में लोकसभा में जितने भी सदस्य होंगे वह सभी निर्वाचित होंगे, चाहे वो राज्य से निर्वाचित होकर आए या फिर वो संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आए। भारत में जैसा आप जानते हैं जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हटा दिया गया और उसे अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं। तो और वर्तमान की जो अगर संख्या देखें लोकसभा में सांसदों की, वह है 543। तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं और उनके निर्वाचित होने की जो न्यूनतम अर्हताएँ हैं वह है कि उनकी आयु मिनिमम 25 वर्ष हो, भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया न हो और न ही किसी लाभ के पद पर हो। ये कुछ कंडीशंस हैं। दूसरा जो सदन है वह है राज्यसभा। तो राज्यसभा में आप देखिए बाकी तो जो अर्हताएँ हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन कह लीजिए, एलिजिबिलिटी कह लीजिए, वो जैसा लोकसभा का है वैसे राज्यसभा का है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पर आयु जो है न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा में जैसे मैंने बताया 250 कुल सीटों की संख्या होती है, 238 राज्यों से, और शेष जो है 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले नागरिकों में से राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो ये राज्यसभा के गठन की बात हमने की। अब देखिए भारत में आप जैसे जानते हैं 2 सदन है, और तो चाहे विश्व के कोई सा भी व्यवस्थापिका हो, वो एक सदनीय हो चाहे द्विसदनीय, उनके काम क्या है इस पर अब चर्चा करें। परंपरागत रूप में व्यवस्थापिका का कार्य है कानून बनाना, विधायी कार्य करना। तो कानून क्यों बनाना जरूरी होता है? क्योंकि जितनी भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कानून बनाते हैं और कानून के अनुसार ही फिर क्या करते हैं, जो भी शासन प्रशासन है वो संचालित किया जाता है। तो बिना विधि के, बिना कानून के कोई भी प्रशासनिक कार्य नहीं किया जा सकता। तो विधि बनाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। व्यवस्थापिका जो है उसका मुख्य कार्य क्या है, वह है कानून का निर्माण। दूसरा देखिए जो इसका परंपरागत कार्य, यानी कि ये तो व्यवस्थापिका, जब भी हम सोचते हैं कि व्यवस्थापिका के क्या काम है तो हम कहते हैं विधायी कार्य करना उसका पहला काम है। बजट पारित करना, आप देखिए बजट बनाने का जो दायित्व होता है वह कार्यपालिका को होता है। कार्यपालिका जो है बजट बनाती है। बजट का मतलब होता है कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिसमें हमको पैसे खर्च करने हैं, और पैसा कहाँ से आएगा, वो तो करों के माध्यम से आएगा, ऋणों के माध्यम से आएगा। तो पैसे की व्यवस्था करना और फिर किस किस क्षेत्र में पैसे खर्च किए जाएंगे, तो यह जो है एक जो विवरण है उसको हम कहते हैं बजट। तो बजट आप जानते हैं कि सालाना बनाया जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है इसके बारे में, बजट कैसे बनता है, संसद में कैसे पारित किया जाता है। तो यहाँ संक्षेप में मैं आपको बताऊं कि संसद का एक या विधायिका का प्रमुख कार्य क्या है, बजट को बनाना, और उसको मैंने बजट बनाने का काम तो कार्यपालिका कर रही है और व्यवस्थापिका उसको पारित करती है। और आपको पता है कि जब भी कार्यपालिका बजट प्रस्तुत करती है तो उस पर बहस होती है, व्यवस्थापिका में अनुदान मांगों पर बहस होती है। कार्यपालिका जो है राष्ट्रपति के नाम पर वित्त मंत्री जो है वो राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करते हैं, और फिर जो है
अलग अलग मंत्रालय राष्ट्रपति के नाम से क्या करते हैं, अनुदान मांगों को प्रस्तुत करते हैं और उस पर बहस होती है, कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं और उसके बाद विनियोजन विधेयक और वित्त विधेयक को पारित कराने की प्रक्रिया की जाती है। तो इन सारी प्रक्रियाओं के माध्यम से बजट को पारित किया जाता है। फिर बजट की क्रियान्विति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। तो ये सब चीज़ें आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। अब हम देखें और इसके परंपरागत कार्य क्या है व्यवस्थापिका के, तो कहेंगे कार्यपालिका पर नियंत्रण। तो सरकार जो भी कार्य करती है, सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभाग जो भी कार्य करते हैं, उनके कार्यों के ऊपर सांसद जो है प्रश्न काल में प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आप जानते हैं, यह भी आपने पढ़ रखा है। प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, तो तारांकित और अतारांकित प्रश्न होते हैं। तो जो तारांकित प्रश्न होते हैं उसमें संबंधित मंत्री जो है वह खड़े होकर प्रश्नों का उत्तर देते हैं, मौखिक रूप से देते हैं, और अतारांकित में जो होता है वो लिखित रूप में देते हैं। तो इसके माध्यम से जो सांसद है वो विभागों के या मंत्रालयों के कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखते हैं। इसी तरह सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, 2 घंटे की बहस, ये अनेक प्रकार के जो है उपकरण हैं जिसके माध्यम से संसद के सदस्य कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये इसका एक पारंपरिक कार्य हुआ। इसके बाद हम देखें कि संसद जो है न्यायिक कार्य भी करती है। अब न्यायिक कार्य का मतलब होता है फैसला करना। तो राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है आप जानते हैं, महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जाता है। इसी प्रकार से आपने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के बारे में सुना होगा कि उनको भी हटाने के लिए जो है एक विशेष जो प्रक्रिया है अपनाई जाती है विशेष बहुमत के माध्यम से, और वह प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया के समतुल्य ही है। इसमें क्या होता है कि 2 सदन है, किसी भी एक सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, और वहाँ से जब ये पारित हो जाता है तो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और जो दूसरा सदन होता है वो एक न्यायालय की भांति कार्य करता है। तो राष्ट्रपति और दूसरे सदन के जो प्रतिनिधि हैं वो आकर बहस करते हैं, और पहले जो सदन जिसने पारित कर दिया था महाभियोग प्रक्रिया, और वो उसकी पक्ष भी सुने जाते हैं, राष्ट्रपति के पक्ष भी सुने जाते हैं, और उसके बाद वह फैसला करती है। और यह फैसला किस रूप में होता है, तो यह भी अगर बहुमत से पारित कर देती है तो फिर महाभियोग प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। तो मैं इसके विस्तार में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा है। तो यह एक प्रकार का न्यायिक कार्य हो गया। इसी तरह से व्यवस्थापिका निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वह उनका जो निर्वाचन होता है उसमें संसद के सदस्य शामिल होते हैं, उसमें विधानसभा संघ शासित प्रदेशों के सदस्य भी उसमें शामिल होते हैं। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि व्यवस्थापिका जो है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है व्यवस्थापिका का वह यह है कि वो जो प्री एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसमें भी संशोधन की संबंधी कार्रवाई करती है। यानी जो संविधान है, संविधान के कोई प्रावधान यदि वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो फिर उसमें संशोधन किया जाता है, और यह जो है मौलिक रूप से किसका दायित्व है, यह व्यवस्थापिका का कार्य है और उसका दायित्व है। इसके अलावा व्यवस्थापिका के कुछ आधुनिक कार्य हैं। वो आधुनिक कार्य क्या है भाई, तो यह व्यवस्थापिका को आप इस रूप में देखिए कि ये जनता के प्रतिनिधियों की सभा है। तो जनप्रतिनिधि जो है वहाँ आते हैं, अपने अपने क्षेत्र से चुनकर आते हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं, वहाँ जाकर वह सरकार को उन समस्याओं से अवगत कराते हैं, और अपने क्षेत्र विशेष के लोगों की जो मांग है, जो ज़रूरतें हैं, उसके बारे में सरकार को अवगत कराते हैं, और सरकार से को आप कह सकते हैं दबाव डालते हैं नैतिक रूप से या अन्य राजनीतिक तरीके से, ताकि उनकी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो सके। तो ये एक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। ये हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण का भी एक मंच है। हित स्वरूपीकरण का मतलब है कि विभिन्न जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे परिभाषित किया जाए, उसका क्या समाधान होगा, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और डिफाइन करने का भी काम करते हैं, और इसको जोड़ते हैं नागरिक की ज़रूरतों के साथ, यानी वर्ग विशेष की ज़रूरतों के साथ, जनता की ज़रूरतों के साथ, कि जनता की ये समस्या है और इसका ये समाधान है, तो हम इसकी मांग करते हैं कि आप जो है इसके लिए कानून बनाएं या इसके लिए उपाय करें। इसी प्रकार से हित समूहीकरण का मतलब ये हुआ कि भिन्न भिन्न जो वर्ग
में की जो डिमांड्स हैं, यानी समाज के अलग अलग वर्गों की जो मांगें हैं, उन मांगों में एक सामंजस्य स्थापित करना और ओवरऑल उनको आप कह सकते हैं इंटीग्रेट करके, उनका एकीकरण करके और एक ऐसे कानून का निर्माण करना जिससे सभी की ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो भिन्न भिन्न वर्गों में जो संघर्ष पैदा हो सकता है, उस संघर्ष को दूर करने के लिए हित समूहीकरण करना आवश्यक हो जाता है। तो ये हित स्वरूपीकरण और हित समूहीकरण यह आधुनिक व्यवस्थापिका के आधुनिक कार्य हैं। तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है कि भिन्न भिन्न लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों की जो आवश्यकताएं हैं, उन सब को हम इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनको डिफाइन भी कर रहे हैं और उसके लिए जो आवश्यक कानून बनाना है वह भी कार्य किया जा रहा है। व्यवस्थापिका सरकार के कार्यों को वैधता प्रदान करती है। आप जानते हैं कि जो कार्यपालिका है उसको इमीडिएटली एक्शन लेना पड़ता है, यानी अगर आज देश में कोई समस्या पैदा होती है तो कार्यपालिका ही फैसले करती है। अब उस कार्यपालिका ने जो निर्णय लिया है, उन निर्णयों को वैधता प्रदान करने का दायित्व व्यवस्थापिका को होता है। यानी इमीडिएट कोई प्रॉब्लम हुई, आपने फैसला किया, आपने एक्शन ले लिया, अब इसके बारे में संसद में बहस होती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सब बताएंगे किस आधार पे किया, तो हमने ये अध्यादेश जारी किया। अब उस अध्यादेश को यहाँ पर लाकर और फिर उसको पारित करा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली होगी। अध्यादेश क्या है, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियाँ, इसके बारे में विस्तार से आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में। तो वो सारी बातें यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि सरकार के जो भी कार्य होते हैं, व्यवस्थापिका उसको वैधता प्रदान करती है, उसको पारित करके संसद में। इसी तरह संसद जो है वो राजनीतिक समाजीकरण का भी एक ज़बरदस्त मंच है। यानी वहाँ के जो प्रतिनिधि होते हैं वो अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि हम सब अपने क्षेत्र का कैसे विकास कर सकते हैं और अलग अलग वर्गों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जा सकता है। समाजीकरण का मतलब होता है पॉलिटिकली अवेयर करना, नागरिकों को बताना उनके क्या अधिकार हैं और उन अधिकारों का या उनकी समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को पहचाने, उसको परिभाषित करें, एक अधिकार के रूप में वो सरकार से मांग करें कि हमको ये मिलना चाहिए। ये जो एजुकेशन है, शिक्षण है, इसी को कहते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। तो ये सांसद जो है ऐसा उनसे अपेक्षा की जाती है कि अपने क्षेत्र में नागरिकों को पॉलिटिकली सोशलाइज करें। तो यह भी एक आधुनिक कार्य है। इसके अलावा जांच और निगरानी संबंधी कार्य, आप जानते हैं संसद जो है उसमें अनेक प्रकार की समितियां होती हैं। उन समितियों का जो उद्देश्य होता है सरकार के कार्यों की जांच और निरीक्षण करना, ताकि सरकार के जो भी कार्य हैं उनकी गलतियों और उनकी त्रुटियों को पहचाना जा सके और बहस किया जा सके, सरकार पर नियंत्रण रखा जा सके। तो ऐसे बहुत सारी समितियां हैं, इसमें आपने नाम सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा। लोक लेखा समिति, अनुदान समिति, ये सारे जो हैं समितियां, इनका मूल और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बिठाई जाती है। तो कमिटीज़ बहुत सारी हैं, हम उनके विस्तार में ना जाएं, परंतु उनका काम क्या होता है, चूँकि संसद बहुत बड़ी संस्था है तो छोटी छोटी कमेटियां बना ली जाती है और सरकार के विभिन्न कार्यों पर उनकी निगरानी रखने के लिए उन कमेटियों को अधिकृत कर दिया जाता है, ताकि सरकार जो है नियमानुसार, विधि अनुसार कार्य करे और संसद के प्रति उत्तरदायी बने रहे। तो ये सारी बातें हैं। अब देखें व्यवस्थापिका के पतन के कारण। तो ऐसा प्रतीत होता है लोकतंत्र में कि संसद जो है सर्वोपरि संस्था है और वास्तव में ये है भी। और राज्य की जो संप्रभु शक्तियाँ हैं वास्तव में वह संसद के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती हैं। संसद जो फैसला लेता है उसको राष्ट्र का फैसला माना जाता है और लोकतंत्र में उसको जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति मानी जाती है। लेकिन इतनी महत्वपूर्ण संस्था हमें कह सकते हैं पुस्तकों में दिखाई देती है या ऑन पेपर है। वास्तव में अगर हम वास्तविक कार्य प्रणाली को देखें तो चाहे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो, चाहे वो संस्थात्मक शासन प्रणाली हो, दोनों ही प्रणालियों में व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आई है। और इस कमी का एक प्रमुख कारण क्या है कि कार्यपालिका के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको प्रशासकीय राज्य के बारे में बताया था और विस्तार से समझाया था कि जो प्रशासकीय राज्य होता है उसमें अधिकारी वर्ग जो है वो शक्ति उनमें केंद्रीभूत हो जाती है, तो क्योंकि वो विशेषज्ञ संस्था होती है। तो उसमें हमने ये बात ये भी बताई थी कि प्रदत्त व्यवस्थापन और प्रशासनिक न्यायाधिकरण जैसे जो एक
कह सकते हैं कि नई प्रवृत्तियाँ उभर कर आई हैं शासन प्रशासन में, उसकी वजह से अधिकारी वर्ग बड़ा मजबूत हो जाता है, यानी कार्यपालिका मजबूत हो जाता है। तो कार्यपालिका का कार्य जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी होता जा रहा है, प्रशासकीय राज्य का उदय होता जा रहा है, वैसे वैसे कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ती जा रही हैं। और इसकी वजह से अगर कोई भी समस्या होती है तो इमीडिएटली हम उस कार्यपालिका से उम्मीद करते हैं कि वह फैसले ले और उस समस्या का निदान करे, तो संसद पीछे रह जाती है। तो इसलिए कार्यपालिका के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि होने से जनता जो है कार्यपालिका को ही वास्तविक सरकार मान लेती है। आज भी आप किसी से पूछिए कि भाई किसकी सरकार है, तो सरकार जैसा हमने आपको बताया 3 अंग होते हैं, तो किसी एक व्यक्ति का तो हो ही नहीं सकता। न्यायपालिका भी है, व्यवस्थापिका भी है, कार्यपालिका भी है। लेकिन हम क्या कहते हैं, भाई नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अब ये नरेंद्र मोदी जी कौन है भाई, तो ये कार्यपालिका प्रमुख हैं। अब संसदात्मक शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है और वही सारे फैसले ले रहे हैं, उनका मंत्रिमंडल सारे फैसले ले रहा है। तो चूँकि ये सारे फैसले ले रहे हैं, मंत्रिमंडल फैसला ले रहा है और मंत्रिमंडल का मुखिया वो है, तो हम कहते हैं उनकी सरकार है। तो हमारी अपेक्षाएँ भी किससे है, तो सरकार से अपेक्षा है, और सरकार से तात्पर्य कार्यपालिका। तो इसलिए कार्यपालिका वास्तव में क्या हो गई है, अत्यंत शक्तिशाली हो गई है और व्यवस्थापिका जो है वो कह सकते हैं आप वो पर्दे के पीछे चली गई है। संसदीय शासन प्रणाली में विशेषकर आप ये पाएंगे कि जो कार्यपालिका है वो स्वाभाविक रूप से शक्तिशाली हो जाती है। आप जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख पहली विशेषता क्या है कि जो कार्यपालिका होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, वो संसद में से यानी जो जनप्रतिनिधि सदन होता है उसमें से गठित की जाती है और उसी के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी आज जो भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, तो यहाँ की जो वास्तविक कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये कहाँ से आए, तो इनका जो है ये भारत की जो लोकसभा है, निम्न सदन, उसी में से आए। ये अलग बात है कि संसद के दोनों सदन में से भी वो आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं, लेकिन वो अपने पद पर तब तक बने रहेंगे, यानी सरकार में तब तक बने रहेंगे जब तक कि निम्न सदन में उनका बहुमत सिद्ध होता है। तो उनका बने रहना और उनका निर्माण चूँकि संसद में से किया जाता है, तो इस प्रकार की शासन पद्धति को हम कहते हैं संसदात्मक शासन प्रणाली। तो अब आप देखिए, चूँकि इनका बहुमत था तभी ये बनकर आए, और जब तक बहुमत रहेगा सदन में तब तक ये सरकार में बने रहेंगे। अब ये जो फैसले करेंगे, चूँकि इनका बहुमत है, तो इनके सदस्य जो हैं वो पार्टी अनुशासन से बने रहते हैं, तो इसलिए जो ये फैसले लेते हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इनका सदन में कोई विरोध नहीं करता। इसलिए ये कह सकते हैं कि शक्ति जो है, निर्णय लेने की शक्ति जो है इनमें केंद्रीभूत हो जाती है, तो कार्यपालिका शक्तिशाली हो जाती है। वो जो फैसले करती है सदन उसका विरोध नहीं कर पाता, क्योंकि सदन में क्या है, उनका बहुमत होता है, उनकी पार्टी का बहुमत होता है। तो इसलिए कार्यपालिका बड़ी शक्तिशाली हो जाती है और संसदात्मक शासन प्रणाली में विशेषकर। फिर हम देखें दलगत राजनीति। दलगत राजनीति का मतलब ये है कि जो संसद है वो हम कहेंगे कि भाई ये भारत के सभी नागरिकों के या उनके जनप्रतिनिधियों का क्या है, भारत के सभी जनता और जनता द्वारा चुने गए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा है, उसको हम संसद कहेंगे। लेकिन ये जो संसद होती है वह मूलतः आप देखें पार्टी के आधार पर ये लोग चुनकर आते हैं और सब अपने अपने पार्टी के जो अनुशासन है या उनकी जो नीतियाँ उससे बंधे रहते हैं। तो भारत की संसद कहने में आज 543 लोग इसमें बैठे हैं और ये जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन और इनको जनता की बात करनी चाहिए, जनता के हित की बात करनी चाहिए, मिलजुल कर देश की समस्याओं को और उसकी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना चाहिए और इनको मिलजुल कर है कानून बनाने चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। होता क्या है, जो पार्टी बहुमत में होती है वो जो फैसला करती है उसी के अनुसार शासन देश का चलता है। यानी कि 273 सदस्य अगर किसी पार्टी को प्राप्त हो गए तो वो जो फैसला करती है वही संसद का फैसला बन जाता है। तो सभी पार्टियां अपने अपने माने सभी प्रतिनिधि अपने अपने दल के अनुशासन और दल की नीतियों से बंधे रहते हैं और उसी आधार पे वह सोचते हैं, उसी आधार पे मत देते हैं, उसी आधार पे चर्चा करते हैं। तो इसलिए संसद जो है अलग अलग दलों में बढ़ जाती है। तो संसद कोई कह सकते हैं कि एक कंबाइंड यूनिफाइड कोई बॉडी नहीं हो रह के फ्रैगमेंटेड है,
खंडों में बटी हुई है। और इसका फ़ायदा किसको होता है? कार्यपालिका को होता है, उस पार्टी को होता है जिसकी सरकार है। उस पर नियंत्रण संसद के जो विपक्ष के लोग हैं वो प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते। ये खासकर संसदीय शासन प्रणाली में आप देखते हैं। भारत इसका एक उदाहरण है। जैसा मैंने पहले भी बताया, प्रदत्त व्यवस्थापन इसका मतलब होता है कि बहुत सारे जो सरकार के कार्य हैं वो तकनीकी और जटिल होते जा रहे हैं और इसके लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। संसद वह विशेषज्ञ संस्था नहीं है, इसलिए ऐसे कानून बनाने की इजाज़त वह कार्यपालिका को सौंप देता है। तो आप देखिए, जैसे आज मान लीजिए कि ये टेलीकॉम पॉलिसी है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, कौन से ऐप को बैन करना है, किसको इंपोर्ट करेंगे, कौन सी चीज़ों को इंपोर्ट करें, किसको एक्सपोर्ट करें, ये जो फैसले हैं ये जो तकनीकी प्रकार के फैसले होते हैं और इसलिए ये फैसला संसद लेने के बजाय वो कार्यपालिका को सौंप देती है और कार्यपालिका जो है वही इसके ऊपर निर्णय लेती है। तो ये अधिकार जो मूलतः कानून बनाने का संसद का था वह उसने कार्यपालिका को सौंप दिया। तो यह प्रदत्त व्यवस्थापन कहलाता है। इसकी वजह से भी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। इसी तरह आप देखिए, सेनाओं पर भी कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। आप जानते हैं राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के जो है अध्यक्ष कहलाते हैं। और लेकिन ये जो जितने भी सेना अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति और इन पर जो सीधा नियंत्रण होता है वह वास्तविक रूप में किसके माध्यम से होता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के माध्यम से होता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल जो वास्तविक कार्यपालिका है उसी के नियंत्रण में सेनाध्यक्ष रहते हैं और इसलिए हम कह सकते हैं कि सेना जो शक्ति का प्रतीक है वो कार्यपालिका के अधीन है। ये भी एक कारण बनता है कार्यपालिका के शक्तिशाली होने का। तो आप देखिए कि व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आती जा रही है और कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि होती जा रही है और कार्यपालिका जो है वास्तविक सरकार बन जाती है। जितने भी वैदेशिक संधियाँ होती हैं या संबंध स्थापित किए जाते हैं फॉरेन रिलेशन में, आप आज की परिस्थिति को अगर ध्यान में रखें तो आप देखिए चाइना के साथ हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, या पाकिस्तान के साथ जो इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम है, घुसपैठ की समस्या, आतंकवाद की समस्या है, तो भारत जो है पूरे विश्व में जो है वर्ल्ड फोरम पर जाकर दूसरे देशों के साथ अपने संबंध बना रहा है, मजबूती स्थापित कर रहा है वैदेशिक संबंधों से, ताकि कोई वार की सिचुएशन आए या जो है किसी एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, अपनी बात कहने की है, तो वहाँ पर विदेशों से संबंध आपने स्थापित अच्छे कर रखे हैं दूसरे देशों से, तो आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है, आप अपनी बात को अच्छी तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरह से ये वैदेशिक जो संबंध है बड़े महत्वपूर्ण होते हैं किसी राष्ट्र की संप्रभुता को बनाए रखने के लिए और राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए भी। तो ये काम किसके द्वारा हो रहा है? निश्चित रूप में यह कार्यपालिका करती है। तो इसलिए कार्यपालिका इस कारण की वजह से शक्तिशाली हो गई। तो संक्षेप में आप देख सकते हैं कि जिन कारणों से कार्यपालिका शक्तिशाली हो रही है उन्हीं कारणों की वजह से व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी आ रही है। तो ये सारी बातें व्यवस्थापिका के शीर्षक के अंतर्गत आपको पढ़नी है। आशा करता हूँ एक आपको समझ प्राप्त हुई होगी और अगर कोई समस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।